जय हिंद आप सभी को। आज पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। जो कारवां शुरू हुआ था, कारवां में कुछ रुकावटें आई बीच में, लेकिन फिर से वो कारवां तैयार है आपके लिए। और हम लोग फिर से आपको एक बहुत ही अच्छा वन शॉट, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू हर बार लेकर के आएंगे। और जैसे कि मैंने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, ये हिस्ट्री की अगर बात करें, इतिहास में अगर बात करें, तो चैप्टर 1 और 2 हो चुका है। उसका वन शॉट भी हो गया, उसका एमसीक्यू भी हो गया है। अब बचा हुआ जो भाग है, जो तीसरा और चौथा है, वो बचा हुआ रह गया था। किसी कारणवश थोड़ा डिले हुआ, लेकिन हम लोग फिर से इसको तीसरे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा चैप्टर जो है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसके वन शॉट में पहले आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ अच्छी चीज़ों के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अच्छी चीज़ों में आपको देखने को क्या मिलता है कि CUET जो हम लोग लेकर के आए हैं, आज पाठशाला लेकर के आया है पूरी टीम के साथ। आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाया जा रहा है CUET। अगर फाउंडेशन बैच की बात करें तो 7,999, और वहीं अगर बात करें टारगेट बैच की तो 3,999 ऑफलाइन बैच। और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को अच्छी यूनिवर्सिटी में ले जा करके और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको आस पाठशाला हेल्प करने वाला है, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है कि हम अपने पढ़ाई को ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाएं। ठीक है, तो इसी सारे ईमानदारी के कॉन्सेप्ट को रखते हुए, क्योंकि हमारा पिछला 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए तीसरे चैप्टर को लेकर के आते हैं वन शॉट आपके लिए। अपना कॉपी किताब खोल लीजिए और लग रहा हो अगर कि तैयारी हुआ है या नहीं, तो आज उसका पता वन शॉट के साथ चल जाएगा। वन शॉट में अगर लग रहा है कि ना ये चीज़ जान रहे हैं, ऐसा ठीक है, ये चीज़ हुआ पड़ा है, तो ठीक है, हो गया है। क्योंकि ये तीसरा चैप्टर बहुत बड़ा है, तो वन शॉट जैसे कि पिछले 2 वीडियो 30 से 40 मिनट में कर लिए थे, इसमें भी कोशिश रहेगा कि वैसे ही 30 से 40 मिनट में जितना निचोड़ हो सकता है उतना निचोड़ को आप तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, पूरे निचोड़ के साथ हम लोग आते हैं जो हमारा चैप्टर है तीसरा, जिसमें कि बात किया जाएगा बंधुत्व का। जब बंधुत्व का बात किया जाए, अगर जाति का बात किया जाए, वर्ग का बात किया जाए, तो हम लोग हमेशा कभी भी इतिहास पढ़ते हैं तो आपको शुरू से एक बात बोला जाता होगा, हमेशा से एक बात बोला जाता है कि हम लोग उसके स्रोत पे जा कर के देखते हैं कि क्या क्या स्रोतें रही हैं। स्रोत में अगर बात करें तो इस वाले चैप्टर में, क्योंकि इसका नाम ही है बंधुत्व, जाति और वर्ग, तो इसमें हम अभिलेख में जा कर के कभी नहीं पता कर पाएंगे कि क्या आखिरकार इतिहास के में बंधुत्व, जाति और वर्ग रहा होगा। क्योंकि आपको पता होगा पिछले 2 वन शॉट में तो इतना साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब हमें अभिलेख की तरफ झांक के देखना होता है, या हम कभी कभी पुराने किसी शिलालेख में जाकर के देखते हैं, तो शिलालेख या अभिलेख से हमें सिर्फ और सिर्फ राजाओं का दृष्टिकोण सामने आता है, उनके राजनीतिक उद्देश्य हमारे सामने आती है। लेकिन हमें यहाँ पता क्या करना है, हमें यहाँ पता करनी है किंगशिप, हमें यहाँ पर पता करना है बंधुत्व, हमें यहाँ पता करना है कास्ट, हमें पता करना है क्लास। इसके लिए हमें झांकना होगा एक बारी अपने ग्रंथों को, अपने पुरानी ग्रंथों को। और जब अगर पुरानी ग्रंथ की बात की जाए तो उसमें कभी भी पीछे नहीं हटा रहेगा। सबसे आगे नजर आएगा आपको क्या, सबसे आगे नजर आएगा आपको महाभारत। ठीक है, तो हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से इसका स्रोत जो रखेंगे वो महाभारत के ऊपर रखेंगे। महाभारत के तरफ जाकर के जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय के साम्राज्य, उस समय में किस तरह से राज्य चल रहा था, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थी, समाज कैसा कुछ कर रहा था। तो उसमें अगर सबसे पहले आए तो ये जो महाभारत का एक प्रोजेक्ट पूरा पूरी चलाया गया था, बात किया जाए प्रोजेक्ट जो है, इसको लीड कर रहे थे आपके VS सुखनखर। ठीक है, VS सुखनखर जी ने इनको पूरा पूरी लीड किया था। इनका काम देखो क्या था, इनका काम था, क्योंकि संस्कृत पांडुलिपि, संस्कृत मनुस्क्रिप्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग तरीके से लिखा जाता था। बात समझने की कोशिश करना, हम बात कर रहे हैं महाभारत की। ठीक है, महाभारत इस समय में जब रचना की जा रही थी, उत्तर वैदिक काल के समय में, तो क्या देखने को मिलता है तुमको कि इस समय में अलग अलग जगह पे, हर भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, जब इन ग्रंथ को लिखा जा रहा था तो हर लोग अलग अलग तरीके का चीज कुछ कुछ ऐड करके उसमें लिखे पड़े थे। इसीलिए जब VS सुखनखर साहब गए
और जब उन्होंने हर एक जगह की ग्रंथों को पढ़ने का कोशिश किया तो उनको समझ में क्या आया कि यहाँ वाले जो संस्कृत की लिपि है, ठीक है, जो पांडुलिपि है, जो जो हमारा मनुस्क्रिप्ट है, वो बहुत ही अलग है, ठीक है, उनका लिखावट बहुत अलग है इन कंपेयर टू साउदर्न इंडिया, ठीक है। अगर दक्षिण भारत की तरफ जाकर के देखें तो उनकी पांडुलिपि जो संस्कृत की है वो बहुत ही भिन्न थी, ठीक है, और यहाँ में बहुत ज़्यादा भिन्नता नज़र आ रही थी। दोनों में कहानियाँ भी कुछ कुछ ऐड ऑन था, किसी किसी रीजनल बेस पे हम लोग स्टोरीज चेंजेस देखने को मिला है, ठीक है। इस कारण से हमें जानना ज़रूरी था कि आखिरकार जब हम महाभारत एडिशन करने जा रहे हैं, महाभारत का जब ग्रंथ पूरा पूरी तैयार होने जा रहा है तो उसमें किन किन बातों को लिखा जाए। इसके लिए इन आदमी ने बहुत बड़ा एक काम किया, एक प्रोजेक्ट को लीड किया, जिसके बाद हमें ओवरऑल महाभारत का एडिशन तैयार होता हुआ नजर आता है। ये है कौन? ये और कोई नहीं, ये संस्कृत के बहुत जाने माने विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने इतने बड़े काम को अंजाम दिया। अब देखो इनके साथ क्या कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग इनको क्या कुछ पता चल रहा था। रिसर्च जो है, जो ये पूरी जो पांडुलिपि के पढ़ना, उसको कंपेयर करना, ये इतना ज़्यादा वक्त लगा इसमें, तकरीबन 47 ईयर्स का इसमें समय लगता है, ठीक है। जब ये 47 वर्ष तक पूरी शोध करते हैं, उनके बाद इनको सारे जगहों से कंपेयर करने के बाद जितना भी कॉमन देखने को मिला, जितना भी कॉमन सारी बातें थी, उन सारे चीज को एक जगह पे कंपाइल किया गया और वही महाभारत आज चल रहा है। जो अभी जब वो कंप्लीशन किए तो वो तकरीबन 13,000 पेज से भी ज़्यादा का था। मतलब समझो हर एक जगह ग्रंथ में थोड़ा रीजनल वेरिएशन देखने को मिल रहा था, थोड़ी आपको क्षेत्र विभिन्नताएं देखने को मिल रही थी। यहाँ जो लिखा गया था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था साउथ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग अपने बातों को ऐड ऑन किए गए थे, ठीक है। वहाँ के ऋषि जो थे वो अपने जगह के बात को ज़्यादा कुछ ऐड ऑन करके लिखे थे, यहाँ वाले कुछ अलग लिखे थे, यहाँ वाले कुछ अलग लिखे थे। लेकिन इनका काम क्या था कि इन्होंने सारे जगहों को अच्छे से स्टडी किया, सब में पढ़ाई किया, सारे ग्रंथों को एक साथ लेके पढ़ा, सारे संस्कृत के पांडुलिपियों के भिन्न पांडुलिपियों के एक साथ बैठ के पढ़ा, और फिर जितना भी कॉमन सारी बातें आई, ठीक है, जितने भी इनको समान तत्व मिले, उन सारे को क्या किया, एक बार कंपिलेशन करके तैयार किया, एक बार कंपाइल किया, एक जगह पे इकट्ठा किया, ठीक है। जब वो सारे चीज को इकट्ठा किया गया तो वो तकरीबन 13,000 पेज से भी अधिक पेज का हो चुका था। उससे आगे देखने को क्या मिलता है, तो ये इतना बड़ा वर्क तुम्हारे वीएस साहब का किया हुआ है। उसके बाद तुम क्या समझते हो कि तुमको क्या देखने को मिलेगा कि इन्होंने बहुत सारे रीजनल वेरिएशन को भी अपने कंपाइलेशन में ऐड किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो लग रहा था कि नहीं सत्यता पे आधारित है, उसको भी ऐड किया गया। और फाइनली तुमको क्या मिलता है कि एक नया एक ग्रंथ तैयार हुआ जिसमें कि सारे कंपाइलेशन हर एक अलग अलग जगहों के ग्रंथों में जो जो चीज़ सत्यता पूर्वक लगा, उन्होंने एक बार में कंपाइलेशन करके 13,000 पेज का पूरी तैयार कर दिया। रिपोर्ट जो पूरी जो रिसर्च चला है वो तकरीबन 47 ईयर्स का चला है। ये बात नहीं भूलना, ये 47 ईयर्स का पूरी चला है। तो इस सारे के बाद ये फाइनली एक रिसर्च कंप्लीट हुआ जो हमारे इस चैप्टर का एक स्रोत का काम करेगा, ठीक है। इस स्रोत में हमें याद रखना है कि महाभारत हमारा एक स्रोत है। महाभारत में समझ में आ गया। अब एक बार फिर से एक बार ये करा दे तो महाभारत क्या है कि हर एक रीजन में, हर एक भारत के हर एक विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग तरह से कंपाइलेशन हुआ, ठीक है। संस्कृत मनुस्क्रिप्ट, संस्कृत पांडुलिपि हर एक जगह अलग अलग लिखी जाती थी। तब जब वीएस जी को ये प्रोजेक्ट मिला, 47 ईयर्स उन्होंने समय दिया, उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जितना का कंपेयर किए, जितना में सब में समान देखने को मिला, उन सारे चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके जो सत्तापूर्वक थी उनको एक जगह पे कंपाइल करके तैयार किया गया। जब कंपाइलेशन हुआ तो वो तकरीबन 13,000 पेजों से भी ज़्यादा पेज का था। अब आगे बात करते हैं किंगशिप का। किंगशिप से मतलब बंधुत्व से आप क्या समझते हैं, मतलब रिश्तेदारी जो आपके मन में आता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। साफ पता होगा, ये बहुत ही रिश्तेदारी जो है वो सामाजिक रिश्तों, सोशल बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें अगर जीवन में रहना है तो इनके बिना तो हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ह्यूमन अस्तित्व में, अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किंगशिप। किंगशिप बनता कैसे, रिश्तेदारी कैसे कैसे होती है, इस चीज़ का अगर बात किया जाए, रिश्तेदारी किस किस तरीकों से होती है, तो सबसे पहले देखने को क्या मिलता है, ब्लड, रक्त के द्वारा, ठीक है। हमें ये देखने को मिलेगा मैरिज के द्वारा देखने को मिलेगा, या फिर एडॉप्टेशन के द्वारा देखने को मिलेगा।
ठीक है। ये 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, रिश्तेदारी किसी के साथ बन सकती है हमारी। या तो खून का रिश्ता, जो हम बोलते आते हैं कि तेरा मेरा खून का रिश्ता है, ठीक है, अपने भाई बहन में, उस तरह से बोलते हैं। या विवाह, मान के चलो शादी करके जो घर में आती हैं वो भी एक रिश्तेदार बन जाती हैं, वो भी हमारे घर का एक परिवार बन जाती है। उसके बाद अगर बात करें गोद लेना, अगर मेरी माता पिता किसी को भी अगर गोद लेते हैं, दत्तक पुत्र होता है, तो वो भी हमारे रिश्तेदार का ही एक हिस्सा होगा। तो ये सारा कुछ तुमको समझ में आएगा कि बंधुत्व आखिरकार रिश्तेदारी जो हमारे परिवार का एक आंतरिक हिस्सा है, जिसके बगैर हम अपने आप को अधूरा मानते हैं, वो तकरीबन इन 3 तरीकों से बन सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, फैमिली, परिवार का अगर कॉन्सेप्ट किया जाए, परिवार भी क्या देखने को मिलता है, ये भी एक रिश्तेदारी का ही क्या होता है, एक हिस्सा होता है, जिसके बहुत ही इंटरनल हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग अपने आप को एकदम कनेक्ट मानते हैं घर में, ठीक है। उस अगर परिवार की बात की जाए तो ये भी ब्लड से बनता है या मैरिज से बनता है। या तो तुम खून के रिश्ता बना के चलते हो कि मेरा भाई है मेरी बहन है, इस तरीके से, या तो हम शादी से भी एक रिश्ता को, संबंध को बना सकते हैं। उसके साथ साथ हर फैमिली अपने में यूनिक है, सबकी फैमिली अलग होगी, सबका ट्रेडिशन बहुत अलग होगा, सबका कल्चर बहुत अलग होगा, सबके खाने पीने का रहन सहन बहुत अलग होगा, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा, विविधता होगी, सब में कुछ ना कुछ हर फैमिली में यूनिक हमको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें कि आखिरकार बंधुत्व का क्या क्या एलिमेंट है, रिश्तेदारी के क्या क्या तत्व हैं, तो सबसे पहले रिश्तेदारी का तत्व में क्या आता है, कुल, ठीक है। याद रखना सबसे पहले होता है कुला, जिसको कि हम लोग परिवार की तरह से जानते हैं, ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कुल है, परिवार है। उसके बाद आते हैं जानती, ठीक है, इंग्लिश में JANTI लिखते हैं। देखो जानती मतलब क्या हो गया तुम्हारा, जो हमारे फैमिलीज मेंबर हैं, ठीक है, रिश्तेदार, ये तो हो गया हमारे परिवार। परिवार मतलब क्या, मेरे माता पिता, ठीक है, मदर फादर सिस्टर ब्रदर, ये जो हमारे से पूरी तरह से इंटरनल कनेक्टेड हैं, वो आ गए हमारे कुल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में। उसके बाद जो आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार जैसे कि हमारे मौसी के बेटा, मामा के बेटा, ठीक है, तो रिश्तेदारी में हम चले जाते हैं। और वंश से भी हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, 3 तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। वंश होता है कि मेरा भी वही वंश है, ठीक है, मैं उस वंश से आता हूँ, तो ये 3 तरीकों से लीनेज, ठीक है, इन 3 तरीकों से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, कुल है, फिर जनती है, फिर वंश है, ठीक है। इन 3 तरीकों से हम अपने बंधुत्व को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि ये जो रिश्तेदारी बनती है, समझना, ये जो रिश्तेदारी बनती है, इस रिश्तेदारी में हमको पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय पैटर्निटी देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ है कि जहाँ पे पूरा पूरी ये आ जाए, हम अपने अवधारणाओं को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से देखें कि जहाँ पे पुरुष के ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हों, ठीक है, जहाँ पुरुष डोमिनेट कर रहे हों, अपने वंश का पता हम सिर्फ और सिर्फ पुरुष के साइड से लगा रहे हों। जैसे क्या कि अगर हमें अगर अपने वंश के बारे में पता करना हो तो हम अपने पिताजी के वंश से ही देखते हैं कि अच्छा मेरे दादाजी तो ये थे, ठीक है, तो हम अपने आप को कनेक्ट अपने पिताजी के साइड से कर रहे होते हैं, ठीक है। इनमें तुमको क्या देखने को मिलेगा, मतलब इसमें जो होते हैं, जो फादर होते हैं, उनको हम लोग मैन रोल प्ले, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है इन कंपेयर टू मदर, ठीक है, इन कंपेयर टू माता, ठीक है। उनके अगर इसमें हम देखा जाए तो हम लोग ज़्यादा पिता को अधिक प्रायोरिटी पे रखते हैं, और अपना जब कुल भी डिसाइड कर रहे होते हैं, अपने फैमिली को भी अगर देख रहे होते हैं, तो हम, मेरे माइंड में ऐसा माइंडसेट ऐसा ही बना हुआ रहता है कि हम अपने अगर कुल फैमिली का बात करें तो फादर साइड से देख रहे होते हैं। ये सारा कुछ हमको एंशियंट पीरियड के महाभारत के समय में भी देखने को मिला है, एज इट इज़ वहाँ पे भी सेम कुछ चल रहा था, ठीक है। यहाँ जैसे आज तुम देख रहे हो कि फादर को डोमिनेंट है, फादर के फैमिलीज को हम लोग अगर पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो इस समय भी ऐसा ही कुछ था। उसके साथ साथ क्या कि इनके जो बेटा होता था वही हिस्सादारी रखता था अपने पिताजी के मर जाने के बाद। मतलब क्या कि उनके विरासत पे अगर हम देखा जाए तो उनका हक जो होता था पिता के बाद बेटा का होता था, ना कि बेटी का। एकदम जस्ट आज के समय को अगर देखोगे तो मैं ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही बात लिखा हुआ है कि अगर एंशियंट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी मैक्सिमम तुमको यही देखने को मिलेगा कि हम लोग प्राचीन काल में भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है क्या कि यहाँ पे पैट्रियार्कल सोच ही थी, ठीक है, पितृसत्तात्मक सोच ही थी। चाहे हम डायनेस्टीज की बात करें, कोई भी डायनेस्टीज ले लो या महाजनपद ले लो, इन सारे चीज़ में तुमको ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये जो महाभारत की जब रचना की जा रही थी तभी टाइम भी पितृवंश वाली पितृवंश ही हमारा कॉन्सेप्ट था। इसके कोई भी राजा को ले लो, इंद्रप्रस्थ
के समय में तुम चले जाओ या कहीं भी जाओ, महाभारत के किसी भी अगर हिस्से में जाके तुम देखोगे, तुमको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सोच को अधिक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो बाकी तुम समझो क्या ये सारे चीज़ को आम जनता भी फॉलो कर रही थी, आम लोग भी इसको पालन करते थे, क्योंकि ये सारा कुछ लिखा हुआ था। अच्छा, और क्या क्या चीज़ था पितृवंश में? पितृवंश में देखने को क्या मिलता है कि भाई क्या कर सकता था, वही गद्दी का हिस्सा रख सकता था। भाई नहीं है, अगर मान लो अगर बेटा नहीं है तो उसके कोई रिश्तेदार गद्दी संभालेंगे, ना कि महिला। किसी किसी क्षेत्र में कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि हाँ महिलाएं भी गद्दी पे आई हैं। एक एग्जाम्पल पिछले चैप्टर में भी तुमको देखने को मिला था, प्रभावती गुप्ता, जिन्होंने ये गद्दी को संभाला है। बहुत ही रेयरेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है, बहुत ही कम मात्रा में हमें ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं जहाँ पे कि फीमेल जो है वो गद्दी को संभाल रही है। मैक्सिमम अगर बात किया जाए, अधिकतम अगर बात किया जाए, तो इन सारे जगहों पे जो समाज हमको देखने को मिला है वो हमेशा पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। ठीक है, ये तुम साफ साफ समझ जाओ कि इस समय में, प्राचीन काल में जब महाभारत भी लिखा जा रहा था, उस समय भी इतिहास अधिकतर इंपॉर्टेंस दे रहा था तो वो फीमेल मेल को ही दे रहा था, ना कि फीमेल को। बहुत ही रेयरेस्ट एग्जाम्पल हमको देखने को मिला है। कमेंट में बताना प्रभावती गुप्ता किनकी बेटी है। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे शादी का भी कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन बताया गया था कि आपको शादी अगर करनी है तो किस तरीके से करनी है। ठीक है, शादी करने के लिए तुमको क्या करना होगा, अपने आउटसाइड अगर करते हो, रिश्तेदारी के बाहर में अगर जाकर के शादी कर रहे होते हो, तो वो बहुत ही अच्छा शादी माना जाता था। इवन आज के भी समय में हम लोग यही सारा कुछ देख रहे होते हैं कि अपने ही यूनिट के अंदर शादी ना कर ले, हम अपने ही इसमें सगे संबंधी में शादी ना हो जाए, इसका हम लोग अभी भी ख्याल रखते हैं। ये चीज़ तुमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए देखो ये क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि तुम समाज को अच्छे से समझ पाओ कि पहले का समाज और आज के समाज में कितना डिफरेंस है, उस चीज़ को तुम अच्छे से देख पाओ। अच्छा, ये पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो जो है अपनी बेटी का शादी क्या करे, सही समय पे एक अच्छे इंसान से कर दें। ये पिताजी का जिम्मेदारी था। ठीक, और यही जिम्मेदारी क्या होता था कि एक कन्यादान के रूप में निकल करके सामने आया। कन्यादान का ही मतलब क्या हो गया कि जो पिता हैं उनका एक जिम्मेदारी बनता है कि वो अपनी बेटी का शादी किसी जिम्मेदार, किसी अच्छे घर परिवार में वो करवाएं। ये कन्यादान का कॉन्सेप्ट निकल करके आया, जो कि आज तक तुमको देखने को मिलता है। विवाह के कुछ कुछ प्रकार बताए गए हैं। इंडोगेमी, आंतर विवाह, इसमें क्या होता था, तुम अपने ही इकाई के अंदर, अपने ही यूनिट के अंदर तुमको क्या करना होता था, शादी करना होता था। दूसरा ब्राह्वी विवाह, एक्सोगेमी, इसमें क्या होता था, तुम यूनिट के बाहर भी शादी कर सकते हो। ठीक है, अपने जो कुल है उसके बाहर तुम शादी कर लो। उसके साथ पॉलीगैमी भी होता था। इसमें क्या होता था, समझो बहुविवाह, इसमें एक से अधिक लड़की से हम शादी कर सकते थे। मान के चलो कोई एक लड़का है, वो एक से भी अधिक लड़कियों से शादी करके रखा पड़ा है। ये सारा कुछ महाभारत के समय में भी था, याद कर लो नहीं तो। ठीक है, तुमको अपने भी महाभारत में बहुत ऐसे कोई लोग मिलेंगे जिनका एक से भी अधिक राजाओं ने शादी किया है बहुत सारी लड़कियों से। उसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है, पॉलीगैंड्री भी देखने को मिलता है। बहुपतित्व मतलब क्या, जैसे कि एक लड़का बहुत सारी लड़की से शादी कर सकता है, वैसे ही महाभारत में इस चीज़ की स्वतंत्रता थी कि महिलाएं भी जो है वो बहुत सारे लोगों से शादी कर सकती हैं। ठीक है, द्रौपदी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल तुमको देखने को मिलेगा इसमें, उनकी भी शादी कुछ ऐसी ही हुई थी। ठीक है, तो ये 4 तरीके का मैरिज जो है प्रिस्क्राइब तुमको देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आंतर विवाह, ब्रह्म विवाह, बहुविवाह और बहुपतित्व। ठीक है, तो ये सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है, इंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीगैमी और पॉलीगैंड्री। ठीक है, तो ये 4 चीज़ तुम अपने विभाग में समझ जाओ। लेकिन शादी का जो प्रकार है वो 8 प्रकार तरीके से बताया गया था। ठीक है, ये जो शादी कैसे कुछ करना है, ये सारा कुछ उसका 8 तरीका बताया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो 8 तरीकाएं बताई गई हैं, उनमें से 4 को प्रायोरिटी दिया गया था, बाकी 4 को नहीं रखा गया था। जो निचले के 4 थे उनको लीगल मैरिज नहीं माना जाता था। अब बात करते हैं कि ये सारा कुछ कहाँ पे आखिरकार लिखा गया है। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा गया है धर्मशास्त्र में। धर्मशास्त्र क्या है, धर्मशास्त्र जो है वो एक जब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, जब लोग यहाँ से कहीं और मूव करने लगे, तो ब्राह्मण्स को ऐसा लगने लग गया कि कहीं पे कुछ मिलावट ना हो जाए, कहीं कल्चर ट्रेडिशन बदल ना जाए। इसके लिए एक पूरी धर्मशास्त्र लिखा गया ब्राह्मणों के द्वारा, जिसमें कि सबके रूल्स रेगुलेशंस बताए जाएंगे कि एक राजा को क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या कर्तव्य है उसके काम करने का, और एक प्रजा है तो उसको क्या क्या काम करना चाहिए। ये सारा चीज़ को धर्मशास्त्र में लिखा गया था।
ठीक है। इसमें तो वो क्या देखने को मिलता है कि ये मैक्सिमम इलाइट पर्सन या ऑर्डिनरी पीपल लोग, इलाइट पर्सन लोग लिखे थे, और ये फिर ऑर्डिनरी पीपल तक के लिए लिखा गया था। मतलब क्या, राजाओं के कार्य का भी वर्णन मिलता है इसमें, और जो आम नागरिक हैं, ठीक है, उनके लिए भी क्या देखने को मिलता है, उनमें मनुस्क्रिप्ट में लिखा गया है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके साथ साथ वो क्या देखने को, ये सारा कुछ ब्राह्मण्स लिखते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग एक कोड और कंडक्ट में बने रहें, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आगे चल करके जो इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इतने जो लोग आगे पीछे मूव कर रहे हैं, कहीं सब कुछ बदल ना जाए, इसके लिए सारे चीज़ को एक जगह पे लिखा गया। ठीक है। अब वही आते हैं अष्ट विवाह, जो हम बता रहे थे, 8 तरीके विवाह का जो बात किया गया है। अष्ट विवाह में तुमको क्या देखने को मिलता है कि मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह को बताया गया है, जिसमें कि पहले 4 विवाह को वैध माना जाता था, बाकी 4 विवाह वर्जित थे। ठीक है, मतलब 4 को लेजिमेट किया गया था, बाकी 4 को प्रोहिबिटेड किया गया था, जिसमें कि राक्षस विवाह, असुर विवाह, तुम ये पढ़े होगे। ठीक है, तो तुम अपने 8 विवाह को लिखना शुरू कर दो कि किन किन तरह का विवाह होता था, किस किस को लीगल माना गया था कि हाँ कर सकते हैं समाज में रहेंगे तो। ठीक है, तो ये सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है कि, और सबसे बड़ा चीज़, अगर तुमसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि हमें अष्ट विवाह का कहाँ पे जानकारी मिलता है, ऑप्शन दे दे अगर तुमको 3-4, तो कभी नहीं कोई गलत आंसर मार के आना। तुमको हमेशा ध्यान में रखना है कि मनुस्मृति में हमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है, जिसमें कि प्रथम 4 को हम लोगों ने लीगल माना था और बाकी 4 को हम लोग अवैध मानते थे, उसको मान्यता प्राप्त नहीं थी। गोत्र की अगर बात की जाए कि वुमेन का क्या सिचुएशन रहा था, क्या नहीं। अच्छा, एक सवाल और, एक बात और बता दे कि लेकिन ऐसा नहीं होता था कि वो 4 विवाह और कोई नहीं करता होगा। उस समय में भी समाज में जो अवैध विवाह था वो भी लोग करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि नहीं किया जाता, नहीं किया जाता था। हम लोग इस सारी चीज़ पे बात करेंगे आगे। अब हम लोग अगर बात करें महिलाओं का गोत्र का, तो क्या देखने को मिलेगा कि ये सारा कुछ 1000 BCE से ही निकल करके सामने आ रहा था। गोत्र जो है वो हमेशा वैदिक शीर्ष पे डिपेंड होता था। मतलब क्या, वैदिक ऋषियों के नाम पर गोत्र को रखा गया। अगर मान के चलो मेरे कोई पूर्वज किसी ऋषि से संबंध रखे हैं और फिर हम हुए, और फिर कोई और इंसान था उन्हीं ऋषि से अगर संबंध रखा है, तो हम दोनों एक ही गोत्र के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है कि अगर हम लोग एक ही, मान के चलो कि ये हम है और ये कोई और इंसान है, लेकिन हम दोनों का अगर संबंध किसी एक ही ऋषि से है, ठीक है, किन्हीं एक ऋषि से है जिनसे मेरी मम्मी पापा भी जाते हैं और वो कुछ ज्ञान लेकर के आते हैं, कोई और आदमी भी जाता है वो भी वहीं से ज्ञान लेके आता है, तो हम दोनों आपस में भाई माने जाएंगे। ठीक है, ये पूरी गोत्र का संबंध जो है वैदिक ऋषियों के नाम पे पड़ा, और ये माना गया कि एक ही गोत्र के जो आदमी होंगे वो एक ही परिवार से आते हैं, वो एक ही वंश से आते हैं। इसीलिए तुमको क्या देखने को मिलेगा, आगे चल करके ये लोग ये बोलेंगे कि सैम गोत्र में शादी नहीं कराना है, क्योंकि एक ही गोत्र, एक ही ऋषि से जो भी इंसान आ रहा है वो एक ही वंश का है। ठीक है, इसीलिए सैम गोत्र में शादी को बोला गया नहीं करने के लिए। उनको, वो लोग कभी भी सैम गोत्र में शादी नहीं कर सकते थे। और अगर कोई महिला का मान लो शादी से पहले कोई अलग गोत्र है, लेकिन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद वो उसका गोत्र उसके हस्बैंड का हो जाएगा, ना कि उनके पिताजी का गोत्र रहेगा। साफ साफ बात है। यही चीज़ के बारे में तो बात कर रहे थे कि यहाँ पे समाज कंप्लीटली पितृसत्तात्मक थी। इसका मतलब क्या है, समझो कि अगर महिलाओं का मान के चलो कोई गोत्र है, लेकिन सांडिल गोत्र है मान लो, लेकिन अगर उनकी शादी किसी दूसरे गोत्र के लड़के से होती है, ठीक है, मान के चलो कि कोई गोत्र है गर्ग गोत्र है, तो अगर मान के चलो लड़का का गर्ग गोत्र है, तो लड़की का भी गोत्र क्या हो जाएगा, गर्ग हो जाएगा, ना कि अब वो शांडिल कहलाएगी। ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इनका साफ साफ ये होता था कि जो पति का होगा वही तुम्हारा गोत्र बन जाएगा, अब तुम पराई धन हो चुकी हो। ये कॉन्सेप्ट महाभारत में भी था, उनको भी नाम अपना चेंज करना पड़ता था। लेकिन अगर बात करें साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की तरफ हम जाएं, तो दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जो इन सारे चीज़ों का पालन नहीं करते थे। इवन आज भी बहुत सारा ऐसे एरिया है, खास करके ट्राइबल्स में अगर तुम जाके देखोगे, कुछ जंगली एरिया में जाके देखोगे, तो तुम्हें ये पालन करता हुआ नहीं दिखेगा। इवन अभी कहीं देखोगे तो लगेगा कि हाँ सैम गोत्र में शादी कर लिए तो सोसाइटी कुछ बोलती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पे नहीं होता। वैसे ही प्राचीन भारत में भी तुमको देखने को क्या मिलता है कि सैम गोत्र में शादी नहीं भी होता था, तो कोई लोग थे जो नहीं करते थे।
और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल तुमको क्या देखने को मिलता है, सातवाहन किंग्स जो थे, सातवाहन शासक जो थे, वो भी एक गोत्र में शादी किए हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि एंशियंट पीरियड में भी सातवाहन शासक सैम गोत्र में शादी करते थे, जो मनुस्मृति में एकदम गलत था। ठीक है, मनुस्मृति इस चीज को नहीं मानता था, जो सोसाइटी जिस चीज को नहीं मान रही थी, फिर भी वहां पे सातवाहन शासकों ने ऐसा किया है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा कि माताओं का गोत्र क्या होता था, वो माता को और कहीं कहीं पे जैसे कि हम बोले कि पिता का ही गोत्र लेना पड़ता था, जैसे मनुस्मृति में लिखा गया था, लेकिन वहीं पे कहीं कहीं पे हमको क्या देखने को मिलता है कि ये लोग माताओं का गोत्र लेकर के चले हैं। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है गौतमी पुत्र। ठीक है, मतलब अपने आप को पिता के परिवार से लिंकेजेस नहीं कर रहे हैं, जो कि हम लोग बात कर रहे थे एंशियंट पीरियड में चल रहा था कि आपको पिता के वंश से अपने आप को कनेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा एकदम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि हम मदर साइड से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो ऐसे तुमको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा देखो वशिष्ठी पुत्र पुलाइमी। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है जहां हम लोग मदर साइड से लिंकेजेस कर रहे हैं। इसका मतलब, लेकिन ये भी समझ जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पितृ सत्तात्मक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम अगर लिंकेजेस का बात करें, अगर हम गोत्र का बात करें, तो कहीं कहीं पे हमको ऐसा देखने को मिला है, रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट पे तुमको देखने को मिलता है कि जहाँ हम लोग पिता के साइज को नहीं लेकर के माता के साइज से अपने आप को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और क्या तुमको देखने को मिलेगा कि और वर्ण सिस्टम भी यहाँ पे बताया गया था। वर्ण सिस्टम भी हमारे एंशियंट पीरियड में तुमको देखने को मिलता है। वर्ण सिस्टम भी धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था। अब देखो यही सारा कुछ एमसीक्यू में तुमको ध्यान रखना है, मनुस्मृति में क्या है, धर्मशास्त्र में क्या है, जो तुमको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बार बार। ठीक है, तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि धर्मशास्त्र में हमें वर्ण सिस्टम का बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल मिला है। वो लोगों ने एक पोजीशन डिसाइड किया था कि सबसे ऊंचे पायदान पे कौन रहेंगे, और ये सब कुछ बाय बर्थ होता था, जन्म निर्धारित इसको तय किया गया था कि सबसे ऊंचे में जो आते थे वो ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य होते थे और शूद्र होते थे। और माना यह जाता था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है क्योंकि उनकी उत्पत्ति मुख से हुई है। ठीक है, और जो सबसे निचले पायदान पे आएंगे वो शूद्र होंगे क्योंकि इनकी उत्पत्ति चरण से हुई है। ठीक है, तो इस तरीके का वर्ण सिस्टम बनाया गया था जिसमें सबसे ऊपर में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, उसके सबसे आखिरी में आते थे शूद्रास। ठीक है, याद रखना ब्राह्मण मुख से और शूद्र जो है वो चरण से, ऐसा माना जाता था उनकी उत्पत्ति हुई है, इसी हिसाब से इनको बांधा गया था। ब्राह्मण्स के लिए कुछ कुछ वर्क्स बताए गए थे कि अगर ब्राह्मण्स हैं तो तुमको ये सारा कुछ तो करना ही होगा। सबसे पहला चीज क्या, तुमको वेदों का अध्ययन करना होगा। तुम्हें वेदों के अध्ययन के बारे में जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। सबसे पहला बात ध्यान रखना, ये लोग वेद का अध्ययन करते थे, वे लोग वेदों की शिक्षा भी दिया करते थे। कितना अच्छा बात है, अध्ययन भी करेंगे और प्रीच भी करेंगे, लोगों को टीच भी करेंगे, लोगों को सिखाएंगे भी इसके बारे में। वो लोग परफॉर्म सैक्रिफाइस भी करते थे, यही नहीं लोगों का काम होता था यज्ञ वज्ञ करने का। ठीक है, करने का काम इन्हीं लोग का होता था। ये लोग करवाते भी थे, ये लोग करते भी थे। ये लोग वेद अध्ययन भी करते थे, वेद की शिक्षा भी देते थे। ठीक है, और उपहार देते भी थे, उपहार लेते भी थे। गिफ्ट्स, गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। तो इनका इतना काम दिया हुआ था, किसमें, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था कि अगर आप ब्राह्मण होंगे तो आपको स्टडी करना होगा, वेद को टीच करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, करना भी होगा, करवा भी सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं, और आप गिफ्ट रिसीव करिए, आप गिफ्ट दे सकते हैं। चलो इतना अच्छा काम इनके लिए दिया गया था। वहीं अगर बात करें क्षेत्र का, तो इनको बोला गया था कि आपको युद्ध में भाग लेना है और पूरी जो वर्ग है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी रक्षा करने का, बारोमदार उनके रक्षा करने का पूरा जिम्मेदारी आपके कंधों पे सौंप दिया गया है। ठीक है, तो इनको बोला गया था युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, जितने भी क्षेत्र वंश के होते थे। उसके बाद इनको बोला जाता है कि आपको लोगों का रक्षा करना है और आपको ही पूरी प्रशासन को संभालना है। ठीक है, आप ही को कंप्लीट प्रशासन को संभालना है, ये भी बात क्षेत्र के लिए लिखी हुई थी। उसके बाद ये स्टडी कर सकते थे वेद को, ये वेद को पढ़ सकते थे, अध्ययन कर सकते थे, लेकिन 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 पढ़ा नहीं सकते थे। मतलब क्या, लोगों को टीच नहीं कर सकते थे, बता नहीं सकते थे। वो काम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण करेंगे। आप पढ़ लीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्रीच मत करिए, जाके बताने मत लग जाइए किसी को।
ठीक है। वेद को पढ़ने के, लोगों को समझाने का काम वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण अपने पास रखे थे, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था। फिर वही बात, यज्ञ करवा सकते हैं भैया, लेकिन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि करने का पूरी काम ब्राह्मण अपने पास रखे हुए थे। उसके साथ क्या, ये उपहार भेज सकते थे, मतलब उपहार दे सकते थे, ठीक है, लेंगे नहीं, लेने वाला काम उनका था, ठीक है, इतना याद रखना। अब बात करते हैं वैश्य के ऊपर। वैश्य को भी बोला गया था कि आप कृषि कर सकते हैं, आप पशुपालन कर सकते हैं, वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, यज्ञ भी करवा सकते हैं, दोनों में कर नहीं सकते हैं। मतलब सिर्फ वेद करवाइए, करिए मत, अध्ययन करिए, लोगों को बताइए मत, वो भी वैश्य के लिए था। उपहार ये भी दे सकते थे। और अगर शूद्रास की बात करें तो शूद्रास को कंप्लीटली इन सारे चीज़ों में बांध के रख दिया गया था। उनको बोला गया था कि नहीं, आपका काम ही है कि लोगों को सर्व करना। जितने भी आपके ऊपर पायदान में जो भी आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको आपको क्या करना है, उनको सेवा प्रदान करना है। आपकी उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है ताकि आप उन तीनों वर्गों का अच्छे से सेवा कर पाएँ। धर्मशास्त्र में इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया था और ऐसी ही हमारी समाज चल रही थी। अब बात करें कि ये सारी चीज़ का मेथड कैसे होता था, ये किस तरीके से ये लोग सोसाइटी में लेकर के आए थे, मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा कुछ एकदम ध्यान से करना। अगर तुमसे कोई बोल दे कि अपने उसके विधि को बताओ कि किस तरीके से ये पूरी कल्चर्स आया या किस तरह से ये लोग जो भी धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था उसको इम्प्लीमेंट करवाते थे, तो तुमको 3 तरह का चीज़ देखने को मिलता है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि ये लोग तो ये बोलते थे कि ये जो भी धर्मशास्त्र में जितना भी चीज़ लिखा गया है वो सब चीज़ डिवाइन ऑरिजिन है, ठीक है, ये सब दिव्य उत्पत्ति है, ये हम लोगों ने नहीं लिखा है, ये ईश्वर के द्वारा रचित एक किताब है, ईश्वर ने ही ऐसा करने के लिए कहा है, ऐसा ही चलना चाहिए। तो इस तरीके से लोग डर जाते थे। दूसरा चीज़ कारण क्या है कि जहाँ भी राजा रहते थे, राजा को ये बोला जाता था कि ये सारा नियम कानून आपके दरबार में फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, सेम तरह का रूल रेगुलेशन फॉलो कराते थे, ये राजा का जिम्मेदारी होता था इस समय में। उसके साथ साथ क्या, लोगों को स्वीकार करना पड़ता था कि हम राजी हैं, मतलब हम करने वाले हैं, ये लोगों को स्वीकार करना पड़ता। लोग खुद ब खुद धीरे धीरे स्वीकार कर लेते थे। और हमें एक महाभारत सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है। कोई नहीं भी करेगा तो हम बोल सकते हैं कि भाई महाभारत उठा के देख लो, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था। तो धीरे धीरे लोग को ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता था। अच्छा, एक चीज़ और इसमें एक बात बता दें कि बहुत सारे ऐसा नहीं था, ये जो 4 वर्ण में जो बंधे हुए लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये तो शूद्र, ऐसा नहीं कि यही चारों में रहेंगे। फिर और भी बहुत सारे लोग अलग अलग काम करने लगे। कुछ लोग जंगल में रहने लगे, कुछ लोग मछली में रहने लगे, मछली का कुछ शिकार करने लगे। तो ये लोग अपने आप को अलग, ये चारों वर्ण में कहीं दिख ही नहीं रहे थे, तो इनके लिए एक जाति का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है, इनके लिए जाति बनाया गया। मंदसौर के इंस्क्रिप्शन में, याद रखना, मंदसौर के इंस्क्रिप्शन में हमको इसका विवरण भी देखने को मिलता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ, जाति का भी अलग अलग काम था, ठीक है। ये जो 4 पढ़े कि आपका ये काम है रक्षा करना, पशुपालन करना, इसके अलावा भी बहुत आदमी बहुत काम कर रहा था, ठीक है। तो कोई बैंक का भी काम करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के लिए एक जाति प्रथा बनाया गया। इसका हमको डिटेलिंग मंदसौर के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। अच्छा, उसके आगे बढ़ते हैं कि क्या हम लोगों ने बात किया कि क्षेत्रीय ही क्या कर सकते हैं, प्रशासन संभाल सकते हैं, वही युद्ध में हिस्सा लग सकते हैं। मतलब कि यानी साफ साफ बात है कि ये पूरी काम राजा करने वाला काम कौन है, क्षेत्रियों का है। लेकिन क्या हमें देखने को नहीं मिला है जो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र ही पूरे प्रशासन को संभालेंगे, क्या ऐसा ही हो रहा था? तो देखने को मिलेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं धर्मशास्त्र का उल्लंघन भी देखने को मिला है। किस तरह का वायलेशन मिला है? क्योंकि सातवाहन, शुंग और कनव, ये दो अशक और कुषाण तुमको देखने को नहीं मिलेंगे कि ये क्षेत्र रूलर्स के थे। कोई कोई ब्राह्मण, कोई मलेश जैसे जगहों से आ रहे हैं, तो वो तुमको देखने को मिलता है ना। धर्मशास्त्र में जो था वैसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। कोई कोई नन ग्रीक्स को बाहर से भी आकर के वो लोग क्या किए, राजा बने हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो ब्राह्मण से वो राजा बने हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं था। एग्जाम्पल के लिए तुम समझ जाना, सातवाहन, शुंग, कुषाण, शक, ये सारे कुछ तुमको देखने को मिलते हैं कि जहाँ ये लोग नन क्षेत्र थे, ठीक है, ये लोग क्षेत्र नहीं थे, ये लोग गैर क्षेत्रीय शासक थे, लेकिन फिर भी राज किए हैं। और क्या एक ही गोत्र में विवाह होता था? तो नहीं, सातवाहन शासक क्या थे, वो एक ही गोत्र की लड़कियों से शादी कर लेते थे। धर्मशास्त्र में तो नहीं था। धर्मशास्त्र में था तो एक गोत्र में शादी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग भाई बहन हैं, हम लोग रिश्तेदार हैं। लेकिन इसका भी उल्लंघन करते हुए मिला है, धर्मशास्त्र का भी उल्लंघन होता था। गोत्र वाला भी याद रखना, माता के लिंकेजेस से भी था हम लोगों का,
और दक्षिण भारत में समुदाय अभी भी क्या करती है, विवाह करती है गोत्र के अंदर में, जो दक्षिण भारत में पहले भी होता था। इसी में तुम्हारे शक, कुशाण राजा जो भी आए हैं वो लोग भी ऐसा किए हैं, वो लोग अपने ही अंदर अपने ही रिश्तेदारों में शादी करते हैं थे, ठीक है। और इवन दक्षिण भारत में अभी भी ऐसा ही प्रचलन है, ठीक है। तो धर्मशास्त्र का कहीं ना कहीं उल्लंघन तुमको देखने को मिलता है। सातवाहन देखो, शक मैरिज अलायंस हुआ है, ठीक है, सातवाहन का शक के साथ, जो कि दोनों एकदम अलग है। एग्जाम्पल के लिए तो अगर महाभारत के किसी कॉन्सेप्ट को उठाओगे तो उठा लो, भीम और हडिम्बा का शादी तुमको देखने को मिलता है, ठीक है। तुमको देखने को मिलेगा कि क्षेत्र थे, वो शादी किए हुए हैं राक्षस कुल से। तो ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास भरा पड़ा है, जो कि हमको देखने को मिलता है कि नहीं, वो धर्मशास्त्र का उल्लंघन कर रहा था, धर्मशास्त्र का उल्लंघन इस समय में हो रहा था। उसके बाद बात करें कि क्या इस समय में अनटचेबल्स नहीं थे। बहुत ही सैडनेस का बात है कि आज भी अनटचेबिलिटी, आज भी हम लोग में अछूत वाली भावना कहीं कहीं भारत के पास में एग्जिस्ट करती है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन क्या एंशियंट पीरियड में नहीं था? क्या धर्मशास्त्र में इसका जिक्र नहीं किया गया है? तो हाँ, धर्मशास्त्र के अनुसार भी तुमको क्या देखने को मिलता है कि कामों को दो भागों में बांटा गया था। एक काम था जो कि माना जाता था कि प्योर है, शुद्ध है, और दूसरे काम को माना जाता था कि वह शुद्ध नहीं है, ठीक है, वह प्रदूषित कार्य है। जो आज वाला समय है वही सेम कुछ तुमको पहले के समय में देखने को मिलता था। जो अनटचेबल्स होते थे वो अनप्योर काम करते थे, वो प्योरिटी वाला काम नहीं करते थे। उसमें तुमको क्या देखने को मिलेगा, एक नाम आता है चंडाल्स का। तो चंडाल्स क्या करेंगे, चंडाल्स जैसे कि मान लो कि कुछ मरा है, उसको फेंकने का काम, ठीक है। कोई इंसान का डेथ हो गया है, वार में, युद्ध में लड़ाई करते करते कोई मर गया, तो उनको जलाने का काम, ये सारा काम होता था चंडालों का, ठीक है। तो इन चंडालों को कहा जाता था कि ये जो काम है ये पॉल्यूटेड है, ठीक है, ये अप्रदूषित है, और प्रदूषित काम को आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अलग रहना होगा, ठीक है। आपको रहने के लिए आप कपड़ा मतलब ये नया नहीं पहन सकते हैं, आपको किसी मृतक शरीर का कपड़ा पहनना होगा। आप आभूषण में लोहे का आभूषण पहनिए, ठीक है। इवन बता दें कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो यहाँ पे आए हैं बाहर से, वो भी इस बात को बोलते थे कि अगर तुम यहाँ पे आए हो, जो भी हिस्टोरियंस यहाँ पे आए हैं बाहर से, उनका एक कहना है कि जब ये चंडाल्स आते थे, ठीक है, तो वो अपने हाथ में दो तरह का लकड़ी रखते थे और उससे आवाज़ कराते थे, ठीक है, ताकि कोई भी दूर खड़ा आदमी को समझ में आ जाए कि चंडाल आ रहा है, वो अपने गेट को बंद कर ले, जिस तरीके से वो चंडाल को देख ना पाए। तो इस तरीके का हमको देखने को मिलता है अनटचेबल्स के साथ हम लोग एंशियंट पीरियड में, प्राचीन काल में कर रहे थे, ठीक है। ये मनुस्मृति, ये हमको धर्मशास्त्र में देखने को मिलता है। धर्मशास्त्र में अनटचेबल्स का भी जिक्र हुआ है। उसके साथ साथ तुमको क्या देखने को मिलेगा कि ये उनके कामों को बांधे थे कि अगर आप चंडाल्स हैं, अगर आप प्रदूषित काम कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले क्या है कि आपको विलेज के बाहर रहना, आपको गांव के एकदम बाहर रहना होगा, ठीक है। आप गांव के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या, आप जितने भी फेंके हुए बर्तन है उसका इस्तेमाल करिएगा, नए बर्तनों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गांव और शहर में, मतलब गांव शहर की तरफ आप जा नहीं सकते हैं कभी भी। रात में तो आप चल नहीं सकते हैं, आपको एकदम अछूत माना जाएगा। उसके साथ साथ क्या, आप जो भी अजनबी सब है, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा, उनको भी सब के साथ जो भी आपको करना वो आप ही कर सकते हैं। इसमें आप हम लोगों को भी दाखिल भी नहीं कर सकते हैं। इन तरीके का तुमको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या वो दुख को स्वीकार करते थे? तो हमेशा ऐसा नहीं होता था, कभी कभी इनके साथ भी कुछ अच्छा हो जाता था। लेकिन मैक्सिमम जो सोसाइटी थी पूरे भारत में उस समय भी हमको देखने को मिलता है, जब महाभारत की रचना भी हो रही थी उस समय भी हमको देखने को मिलता है कि हाँ, इनके साथ समाज कुछ गलत तरीके का बिहेव कर रहा था, ठीक है, जो आज भी हमारा समाज कर रहा है। उसके अगर बात करें कि क्या महिलाओं का संपत्ति पे कितना अधिकार था और पुरुष के संपत्ति पे कितना अधिकार था, तो पुरुष के लिए अगर बात किया जाए तो पुरुष को विरासत में, खोज में, खरीद में, विजय में, निवेश में, उपहार में जितना भी कुछ मिलेगा वो सारा कुछ पुरुष का होगा। तो तुमको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम चीज़ों के लिए जो वेल्थ था, जो पैसा था, वो अधिक पुरुष के हाथ में ही होता था, वो मैन के ही हाथ में होता था। फीमेल को कुछ का हिस्सा मिलता था, जिसमें कि शादी के दौरान जो भी उपहार मिला है उसका हिस्सा फीमेल के हाथ में जाता था। और भाई माँ कुछ अगर गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, पिताजी अगर कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो उस पर अधिकार तुम्हारा फीमेल का होता था। लेकिन तुमको देखने को मिलेगा मेल के लिए, पुरुष के लिए अधिकतर चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। विरासत में जितना भी कुछ होगा पुरुष के हाथ में होगा, युद्ध में जो लड़ाई लड़ के आया वो भी पुरुष के हाथ में होगा। ये सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है।
ठीक है। महिलाएं जो है वो क्या करती हैं, पति के जितना भी उपहार है उस पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकती थी, और रखेगी भी तो अनुमति लेकर के ही रखना पड़ेगा उसको, ठीक। तो ये अनुमति के बिना वो लोग कभी भी विरासत में भी हिस्सा नहीं ले सकती थी। एक ही दो एग्जाम्पल है, प्रभावती गुप्ता एक रेयरेस्ट एग्जाम्पल देखने को तुमको मिलता है जहाँ पे वो अपना शेयर रखती थी। प्रॉपर्टी में भी तुमको देखने को मिलेगा, बेटा के पास आधा ज़्यादा ज़मीन होता था, बेटी को उसका हिस्सेदारी नहीं मिलता था। प्रभावती गुप्ता ही बात एक एग्जाम्पल है जहाँ तुमको देखने को मिलेगा कि वो थोड़ा मोड़ा प्रॉपर्टी पर नियंत्रण रखी हुई थी, लेकिन वो बहुत ही रेयरेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या, ब्राह्मण्स के पास क्या था, ब्राह्मण्स जो होते थे वो अधिक ज़्यादा पैसे वाले होते थे, क्योंकि उनको गिफ्ट्स और लैंड ग्रांट्स, जितना भी जमीन भूमि दान होता था, जितना भी उपहार होता था, वो सारा कुछ ब्राह्मण्स के लिए होता था। पिछले अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र ही कर रहे थे कि ब्राह्मण्स क्या होते थे, उनको ये धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था कि ब्राह्मण उपहार ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इसी कारण से ब्राह्मण्स बहुत अमीर होने लगे। और क्षेत्र की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा वेल्दी होते थे, और इनका भी सोर्स देखो क्या कहता है, पैसा कमाने का, कि कहीं युद्ध करने के लिए गए तो वहाँ जो विजय हुए हैं वहाँ का सारा संपत्ति उनके पास आएगा, टैक्स जितना भी आएगा, जितना भी कर आएगा वो उनके पास आएगा, और जितने भी श्रद्धांजलि होगी वो सारा कुछ हमारे क्षेत्र को देखने को मिलता है, ठीक है। ब्राह्मण के बारे में बता दें कि धर्मशास्त्र में ये भी लिखा हुआ है कि कभी कभी ब्राह्मण कोई कोई गरीब भी होते थे, लेकिन मुख्यतः तुमको देखने को मिलेंगे कि ब्राह्मण अमीर ही होते थे। वैश्य की बात करें तो ये उतने भी ज़्यादा अमीर नहीं, गरीब नहीं होते थे, क्योंकि इनको पशुपालन मिल गया था, इनको कृषि मिल गया था, जिस कारण से ये अपना दिनचर्या डेली नीड्स का सारा चीज़ खरीद पाते थे। तो इनकी कंडीशन थोड़ा अच्छा था। कहाँ से आता था इनके पास पैसा, इनके पास एग्रीकल्चर, पशुपालन, इन जगहों से इनके पास पैसा आते हुए तुमको देखने को मिलता है। शूद्र की बात करें तो शूद्र की स्थिति सबसे दयनीय थी, इनके पास पैसा नहीं था, ये एक्सट्रीमली पुअर सेक्शन में आते थे। फिर बात करें कि क्या बुद्धिज़्म हमें इन सारे चीज़ का सोशल डिफरेंसेस का बात करता है, तो बुद्धिज़्म भी हमें इस सारी चीज़ों का बात बताता है। बुद्धिज़्म मानता है कि ये जो सारा कुछ देखने को मिल रहा है हमें धर्मशास्त्र में, ये जितना भी वर्ण सिस्टम बनाया गया ये सब आर्टिफिशियल है, ठीक है, ये सब लचीला है, ये सब आर्टिफिशियल, ये सब समाज के द्वारा बनाया गया है। बात करें अगर सूत पिटक की, जो बुद्ध के ग्रंथ में लिखा गया है कि ये संसार पहले सब कुछ अच्छे फॉर्म में था, पेड़ था, प्लांट था, ह्यूमन बींग्स था, मानव थे, सब एक साथ रह रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मानव को लालच होने लग गया और उन्होंने सब कुछ को काटना शुरू किया, पेड़ पौधा को, और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही ये लालच बढ़ने लग गया, उसके बाद एक मतलब कि भलाई के लिए, ताकि इतना सब कुछ ना बढ़ जाए, इसके लिए महासमता का एक कॉन्सेप्ट आया, एक इलेक्ट होकर के एक लीडर आए, जिनको बोला गया कि देखो जो भी समाज में लालची लोग हैं इनको मार दो, ठीक है। तो ये इलेक्ट हुआ था, सबको मिल करके एक आदमी को चुने जिनका काम था कि जो भी गलत कर रहे हैं, जो भी बहुत ज़्यादा लालची हो गए हैं उनको मारने का। लेकिन फिर जब इनको ये पावर मिल गया, फिर ये धीरे धीरे इस पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे, और फिर धीरे धीरे अपने आप को सबसे ऊपर बनाने लगे, और ये पूरे समाज में धर्मशास्त्र जैसा चीज़ को लेकर के आ गए। और ये जो 4 वर्ण बनाए ये गलत है, ये बुद्धिज़्म का ऐसा कॉन्सेप्ट माना जाता था, क्योंकि याद रखो बुद्ध कभी भी समाज के इन सारों वर्णों को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि नहीं, सब कोई साथ में मिलके रह सकते हैं। इसीलिए याद रखना, शुद्ध पिटक में इसका जिक्र मिला है कि हम लोग को सबको पहले सब कुछ साथ था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके क्या किया कि इसको मानव के द्वारा बनाया गया, ये वर्ण सिस्टम को। उसके साथ तुमको क्या देखने को मिलता है कि क्या हम लोग ये लैंग्वेज, किस किस प्रकार का लैंग्वेज इस समय में ग्रंथ में जो लिखा जा रहा था, किस किस प्रकार का लैंग्वेज यूज़ हो रहा था। तो इसमें तुमको क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम संस्कृत लैंग्वेज, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, वो संस्कृत लैंग्वेज का बात करते थे, और जो कॉमर्स आम लोगों के में पाली, प्राकृत और तमिल भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। उसके बाद बात करें विषय वस्तु का प्रकार, क्या क्या प्रकार से विषय बनाया जा रहा था, ठीक है, किन किन कहानियों का संकलन किया गया है इस पूरे ग्रंथ में, महाभारत के पूरे ग्रंथ में। क्या ऑथर जो लिख रहे थे, जो महाभारत को लिखा गया है, वो क्या सोच से लिख रहे थे, उनकी सोच क्या थी, वो किन तरह के ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे, किन तक वो मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे, और ये कब लिखा गया था, ये सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। कब लिखा गया, किन के द्वारा लिखा गया। तो समझो ये लिखा किसके द्वारा गया है, एक्चुअली लिखा गया है जो सारथी होते थे, समझ रहे हो, जो सारथी होते थे वो अपने राजा के बारे में लोगों को जा के बताते थे, ठीक है।
जो योद्धाओं के साथ जो चलते वलते थे वो लोग अपने राजाओं के बारे में बहुत अलग अलग जगह जगह जाके बताते थे कि मेरे राजा ऐसे हैं, मेरे राजा ये किए, मेरे राजा वो किए। जब ये सारा चीज़ होने लग गया तो फिर क्या होने लगा कि इन सारे चीज़ों का पहले क्या होता था, लोग ऑरली बोलते थे। मान के चलो कोई सारथी है जो योद्धा के साथ रह रहा है तो वो अपने बात को आगे 4 लोगों को बताएगा कि पता है मेरे राजा ऐसे हैं, मेरे राजा वैसे हैं। ये ऑरली चलता था कि आज मेरे राजा ने इसका वध किया, आज महाभारत हुआ, भाइयों के साथ ऐसे लड़ाई हो रहा था, ये ऑरली था। लेकिन फिर क्या बोला जाता है कि सेज व्यास जो है इन्होंने फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनको पूरा कंपाइलेशन किया, इनको पूरी लिख करके तैयार किया। देखो महाभारत जो है एक्चुअली में संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज क्या है, वो ईजियर है। वेद में जो संस्कृत लैंग्वेज लिखा गया था, ऋग वेद में जो मतलब ये बाकी जो वेद में जो संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया है उसके कंपैरिजन में जो महाभारत का जो संस्कृत है वो थोड़ा ईजियर है, वो जो फ्लैक्सिबल है, वो जो अच्छा है। इस कारण से महाभारत इतना आगे तक सब तक पहुंच पाया। अगर वो भी उतना वेद जैसा हार्ड होता तो सबको इसको नहीं समझ पाते, लेकिन ये उतना हार्ड संस्कृत नहीं था, इस कारण से सबको इसको आसानी से पढ़ पाते हैं। उसके साथ तुमको क्या देखने को मिलता है, 2 प्रकार का हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। पहला क्या है डायटैलिक, दूसरा है नैरेटिव, ठीक है। उपदेशनात्मक और कथानात्मक। उपदेशनात्मक तुम्हारा क्या हो गया कि जहाँ पे तुमको देखने को मिलता है कि ये जो ग्रंथ है वो किस तरह का तुमको उपदेश दे रहा है, ठीक है। तुमको कोई सोशल मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और कहीं कहीं तुमको लगेगा कि नहीं ये कथा एक ग्रंथ जैसा चल रहा है। अब बात करें डायनेमिक टेक्स्ट की, ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे महाकाव्य पे लिखा गया है, हर की रचना अलग अलग के जगह पे है, ठीक है। पहले ही तुमको बात किए थे, कोई लोग क्या किए हैं अपने क्षेत्र जगह को मिला करके इस कहानी को लिखने का कोशिश किए हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं, कहीं कहीं पे लिखा गया है कि रावण जो है नहीं चाहता था कि राम सीता के साथ रहे, उनका विवाह हो, उनके साथ रहे, इस कारण से क्या किया उनको उठा के लेके चला गया। कोई जगह पे ऐसे लिखा गया है, ठीक है। वो सुपनेखा जैसा बात को नहीं बता रहा है। तो रामायण हर जगह पे अलग अलग तरह का स्टोरी टेलिंग हुआ है। मान के चलो किसी रीजनल कोई किसी जगह में किसी चीज़ का ज़्यादा वैल्यू है तो रामायण में उस चीज़ को ऐड कर दिया गया, महाभारत में उस चीज़ को ऐड कर दिया गया। तो तुमको देखने को क्या मिलता है कि बहुत सारे चीज़ों को रीजनल वेरिएशन है, लोगों के स्थानीय जगह जगह पे बदलता हुआ नजर आया है। कब लिखा गया है, 500 BC से 400 BC के बीच में लिखा गया। और फिर कुछ चीज़ तुमको देखने को क्या मिलता है, 2000 BC से 2000 CE में कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। और ये जो है तुम्हारे 1 लाख वर्षेस से भी ज़्यादा है, ठीक है। 1 लाख छंद से भी ज़्यादा तुमको देखने को मिलता है, महाभारत में पूरी लिखा गया है। और सबसे बढ़िया चीज़ तुम समझो क्या कि 1951-52 में हमें देखने को क्या मिलते हैं, बीबी लाल, ठीक है। बीबी लाल 1951-52 में एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जिनको पद्म भूषण से भी फाइनली ये किया गया, ठीक है। तो पद्म भूषण भी इनको मिला। बीबी लाल जी क्या करते हैं, ये हस्तिनापुरी जगह मेरठ में जो उत्तर प्रदेश में है उनका एक्सकवेशन करते हैं, उनका उत्खनन करते हैं। तो उनको पता चलता है कि जितना भी चीज़ है उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है महाभारत के कॉन्सेप्ट में। क्या देखो तुमको क्या देखने को मिलता है, कुछ लेयर्स में बातें हैं, एक बहुत सारी उनको दीवारें मिली हैं धरती के अंदर से, जिसमें क्या देखने को मिलता है 12 से 7 सेंचुरी के बीच में देखने को क्या मिलता है कि इस समय में मड वृक्ष था, ठीक है। इस समय में मिट्टी के ईंटों का भट्टा तुमको देखने को मिलता है, मिट्टी से बने हुए ईंटें तुमको देखने को मिलती है। अच्छा, उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा, कुछ आगे चल करके थोड़े समय के बाद वहाँ पे मिट्टी और थोड़े जले वृक्ष ईंटें तुमको देखने को मिलते हैं। कुछ टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ तुमको देखने को मिलता है 6 सेंचुरी BCE का। इस समय में तुमको देखने को मिलेगा 6 सेंचुरी BCE में मिट्टी का पक्का ईंटा, मिट्टी के कुछ दीवार के घर टाइप के बने हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये जितना चीज़ तुमको देखने को मिल रहा है, और वहीं अगर तुम बात करोगे अपने महाभारत टेक्स्ट में तो उसमें लिखा हुआ मिला है कि हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जहाँ पे बहुत समृद्ध सब कुछ चल रही है। लेकिन जब ये एक्सकवेशन कर रहे हैं तो इनको ऐसा मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बीबी लाल जो 1951-52 में अभी भी रिसर्च में लगे हुए थे 51-52 में, और हस्तिनापुर का एक्सकवेशन करके निकालना चाह रहे थे कि क्या कुछ सही है उस समय के और अभी में क्या रीजनल वेरिएशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखने को मिलता है कि हाँ वेरिएशन हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा 1 शॉट यहीं खत्म होता है, जिसमें तुमको ये समझ में आ गया होगा कि बंधुत्व क्या है, किंगशिप क्या है, कास्ट कैसे धीरे धीरे ऑरिजिन हुआ, ठीक है। लोग कैसे वर्ण सिस्टम को बनाते हैं, फिर वर्ण सिस्टम से जाति बन जाता है, फिर वही जाति
जा करके आगे जब उनको लगने लग जाता है कि ये वर्ण सिस्टम में कोई काम नहीं कर रहा, उनको जाति बनाया गया, फिर इसी में अनटचेबल्स आ गए जो कि चंडास थे, और फिर उनको इकोनॉमिक उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब हुई, और फिर हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है कि महाभारत टेक्स्ट को भी अलग अलग रीजनल वेरिएशन में लिखा गया है। हस्तिनापुर का बिबिलाल ने एक्सकेवेशन किया जिसमें पाया है मड ब्रिक्स को, ठीक है, जिसमें मिला है कि मिट्टी के ईंटें हैं, ठीक है। ये चैप्टर तुम्हारा यहीं पे खत्म होता है, वन शॉट। हम लोग इसके बाद मिलेंगे एमसीक्यू पे, इसी के एमसीक्यू पे, और उसमें तुम लोग डिसाइड करना है कि तुम्हारा तैयारी इस चैप्टर का कितना हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट सेशन में।